डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो स्टेट करता है एवरी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इस बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और हमने इसे एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझा था। आगे देखते हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट इंडीड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ रोड। आप जब भी रोड के किनारे खड़े होते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को एक्सीलरेट करते हैं। इसके उसको अपने आप को एक्सीलरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं और जिसके अपोजिट में रोड भी आप पे एक फोर्स अप्लाई करती है। It is important to note that even though the action and reaction force are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude. This is because each force acts on a different object that may have a different mass. तो हमने यहाँ पर ये भी जाना था कि जो फोर्स होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड को का होता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दोनों ऑब्जेक्ट में वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होता है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन अ गन इज़ फायर्ड। जब एक गन फायर की जाती है, इस एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। तो ये क्या करती है, बुलेट पे एक फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। और इतना ही फोर्स बुलेट किस में, गन में भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन। और इसी की वजह से जब भी गोली चलाई जाती है बंदूक से, गन से, तो गोली चलाने वाले या बुलेट चलाने वाले व्यक्ति को एक झटका लगता है। सिंस द गन हैज़ मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet। क्योंकि जो बुलेट होती है उसका मास काफ़ी कम होता है और गन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन है या फिर जो एक्सीलरेशन है गन का, वो काफ़ी कम हो जाता है, जबकि जो बुलेट होती है उसका एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन can also be illustrated when a sailor jump out of the rowing boat। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा हम सेलर को जो जंप करता है, जंप आउट करता है रोलिंग बोट से, उस एग्जाम्पल में हम उसे देख सकते हैं। एज द सेलर जंप फॉरवर्ड द फोर्स ऑफ बोट मूव्स इट बैकवर्ड। जब भी सेलर जंप आउट करते हैं अपनी बोट में से, तो जो बोट होती है उसका मूवमेंट कैसा हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। एक्टिविटी 9.4 request two children to stand on two separate cart as shown in figure 9.13 में आपको दिखाया गया है। दो अलग अलग कार्ट में आपने दो स्टूडेंट को स्टैंड होने के लिए बोलना है। गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट। आस्क देम टू प्ले अ गेम टू कैच विद द बैग। डज ईच ऑफ देम एक्सपीरियंस एन इंस्टेंटेनियस फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द सैंड बैग। क्या उन दोनों में से दोनों आपस में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं जब वो सैंड के बैग को एक दूसरे की ओर फेंकते हैं। यू कैन पेंट अ वाइट लाइन ऑन कार्ट व्हील टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द टू कार्ट व्हेन द चिल्ड्रन थ्रो द बैग टूवर्ड ईच। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों कार्ट के बगल में आप क्या कर सकते हैं, रो खींच सकते हैं वाइड लाइन से। जब भी एक
पर्सन दूसरे पर्सन को सैंड का बैग देगा तो उससे जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कार्ट की पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा. नाउ place two children on one cart and one on another cart. The second law of motion can be seen as this arrangement would show different acceleration for the same force. क्योंकि जो वेट है सैंड बैग का वो सेम है, बट क्या है यहाँ पर मास क्या है दोनों का डिफरेंट है. The cards shown in this activity can be constructed by using a 12 mm or 18 mm thick plywood board of about 50 cm to 100 cm with two pieces of hard ball bearing wheel. स्केट व्हील आर गुड टू यूज़. इसके अलावा जो स्केट व्हील होते हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं. Skateboards are not as effective because it is difficult to maintain straight line motion. हम यहाँ पर स्केट बोर्ड का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मोशन को मेंटेन करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है. सपोज टू ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट जिनका एक टू बॉल्स की अगर हम बात करें ए और बी, द मास एम ए एंड एम बी. दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है एम ए, मास ऑफ ए, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, मास ऑफ बी, एम बी. आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. इसकी भी डायरेक्शन यही है और इसकी भी यही है. अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और किस में मूव कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में एट डिफरेंट वेलोसिटीज़. अगर मान लिया जाए ए की वेलोसिटी है यू ए और बी की वेलोसिटी है यू बी. ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड देयर इज़ नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन दैम. और इसके अलावा उसमें कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहे. लेट यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी. माना उनमें से क्या है, यू ए जो है वो अगर ज़्यादा है यू बी से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी से, and the two balls collide with each other as shown in figure 9.14b. During collision, which lasts for the time t, the ball A exerts a force FAB on B ball and the ball B exerts a force FBA on ball A. ठीक है. तो यहाँ पर आपको समझना है, दो बॉल्स हैं जिनका मास एम ए और एम बी है. एक जो एम ए है वो मूव कर रही है यू ए वेलोसिटी के साथ, और जो एम बी है वो यू बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. कुछ टाइम बाद क्या होता है, दोनों आपस में कोलाइड होते हैं. तो जो ए वाला है वो बी के ऊपर एफ ए बी फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो बी वाला है वो एफ बी ए फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. इसके बाद क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 9.1. 9.1 इक्वेशन क्या है, द मोमेंटा, प्लूरल ऑफ मोमेंटम है, दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मोमेंटा कहलाता है, ऑफ बॉल ए एंड बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन एम ए यू ए एंड एम ए वी ए respectively the rate of change of its momentum और FB. यानी कि जो ए बॉल है उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम कैसे निकलता है, एम वी पी इक्वल टू एम वी से निकलता है. और यहाँ पर मोमेंटम क्या है, फोर्स है. जो फोर्स ए ने पी में अप्लाई किया वो फोर्स क्या है, एफ ए बी है.
तो अगर हम इसको एफ एम ए वी ए से एम ए यू ए अगर हम माइनस करते हैं तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। किस ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट ए का। वो क्या होगा? वो होगा एम ए यू ए माइनस वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट ए का चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल होगा एफ बी ए के बराबर। जितना फोर्स बी ने ए के ऊपर अप्लाई किया वो कितना होगा? वो होगा एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए बी ना भी लगाएं तो ये कैसे होगा? एम वी माइनस यू अपॉन टी। होगा नहीं होगा? क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होते हैं हमारा एफ इक्वल टू एम ए ना। एफ इक्वल टू एम ए होता है तो यहाँ पर उसी को फॉर्मुलेट किया गया, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर है? वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो क्या होगा? द फोर्स एफ ए बी exerted by ball A on ball B and the force F B A exerted by ball B on ball A must be equal and opposite to each other। तो जो फोर्स लग रहा है बॉल ए द्वारा एफ ए बी, वो इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो फोर्स लग रहा है बी बॉल द्वारा ए के ऊपर, एफ बी ए। यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा क्या? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ये क्या है? ये दोनों ऑब्जेक्ट की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ना, सॉरी इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? पी इक्वल टू एम वी या यू, जो भी हम कहें, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल की बात कर रहे हैं यू। तो ये ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, ये बी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, और एम ए वी ए और प्लस एम बी यू वी वी बी। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका दूसरे फाइनल मोमेंटम। ए ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम प्लस बी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। Since MAUA is the total momentum of two balls and A and B before the collision, and MAVA plus MBUB is their total momentum after the collision। यहाँ पर क्या बताया गया है? इक्वल टू से पहले वाला है इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, और ये है कोलिजन के बाद total final momentum। We observed that the total momentum of two balls remain unchanged and conserved, provide no other external force acts। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं हमसे कि जो दो ऑब्जेक्ट अगर वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, तो उनका इनिशियल मोमेंटम उनके फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है। द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन अनचेंज और कंसीव्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट।
As a result of this ideal collision experiment, we say that the sum of momenta of two objects before collision is equal to the sum of the momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूप से भी जाना जाता है. दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटली alternatively be given as the total momentum of two objects in unchanged or conserved by collision. तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.